बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। वेक अप पाकिस्तान के जरिए हम उन इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जिन्हें कोई हाईलाइट नहीं करता, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो डोनर्स कॉन्फ्रेंसेस हो। और आज जो हम इशू उठाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व 4.5 अरब डॉलर के करीब हैं। और जो जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको को होस्ट किया है पाकिस्तान ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने, जिसका टाइटल था क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान, इसके अंदर जो प्लेजेस हुई हैं उसके ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान ने एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसको तफसीलन आज डिस्कस भी करेंगे। यकीनन सोचने की बात है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जब रिजर्व्स इतने कम हैं, लिक्विडिटी क्रंच आया हुआ है, डॉलर की सूरत हाल मुश्किल में है, ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि क्या जो प्लेजेस हमें मिली हैं 10 बिलियन डॉलर के करीब, इनसे हमारे मुल्क की मुआशी हालात बदलेंगे? क्या जो फौरन इसकी हमारे पास सप्लाई आएगी, क्योंकि हमें डॉलर की इस वक्त जरूरत है। IMF के साथ भी साथ में डार साहब ने साइडलाइन मीटिंग की है, जिसके बाद 9th रिव्यू IMF का, जिसमें 1.1 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड है, उसकी भी कुछ पेशरफ्त हुई है, वो भी आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए तमाम तर कुव्वतें जुड़ जाएं, अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारे हालात बेहतर हों, क्योंकि इस वक्त हालात बड़े खतरनाक सूरत हाल पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान, उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पूरी काबीना जेनेवा में थी। मुराद अली शाह CM भी थे, तमाम तरह एडवाइजर्स भी थे। और यकीनन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इसके बाद फौरन से कुछ पैसा आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि एक लिक्विडिटी क्रंच ने बड़ा परेशान किया हुआ है कि डॉलर कब आएगा, क्योंकि इस वक्त रिजर्व्स बहुत कम है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, चेयरमैन है बेग ग्रुप के, ऑनरी काउंसिल जनरल फॉर यमन, साबिक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के, FPCCI में भी अहम ओहदों पर रहे हैं। बेग साहब, वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हुमा बकाई साहिबा, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप रेक्टर हैं माइट यूनिवर्सिटी की, आप हमेशा से जर्नलिज्म में और हमारे मुल्क की मुआशी मसाइल, समाजी मसाइल पर अपनी आवाज उठाती रहती हैं। हुमा बकाई साहिबा, वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइट, बेग साहब, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम यू। आप माशाल्लाह से, मैंने देखा कि आपने एक आर्टिकल भी लिख लिया है जो मंडे को पब्लिश होने जा रहा है जंग न्यूज़पेपर में। आपने इन डेप्थ एनालिसिस इस पूरी सूरत हाल का किया है। आप बताइए, क्या खोया, क्या पाया? क्योंकि लोन्स, ग्रांट्स, प्लेजेस, बहुत सारी बातें हो रही हैं। वाज इट अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान और नॉट, बेग साहब? देखिए, आपको जवाब देने के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। नवंबर में COP27 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इजिप्ट में, शर्म शेख में, उसमें पाकिस्तान ने, शहरी रहमान साहबा ने पहली बार ये उठाया था कि जी हमारा कार्बन इमिशन 1% है और हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हुए हैं सैलाब में, वो 30 अरब डॉलर के हैं, हज़ारों लोग मर गए हैं और इकॉनमी का 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये क्यों, हम तो इसके कसूरवार नहीं हैं, ये तो वो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा है। और तो उस वक्त उन्होंने एक फ़ंड बनाया था कि ये फ़ंड तमाम ग्लोबल स्टेक होल्डर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और इससे हम दुनिया में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रोकेंगे। वहाँ पे बात ख़त्म हुई थी। उसके बाद फिर हमने साथ साथ हमारे जो पोस्ट फ्लड हमने प्रोग्राम फाइनल किया रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें 16.3 बिलियन डॉलर का कंजर्वेटिव साइड पर खर्चे आ रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आधे तो हम बर्दाश्त करेंगे 8.1 और 8.2 जो है वो हम चाहते हैं कि दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको दे। और उसके ऊपर आपने ये देखा कि जनवरी में जो जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस आया है। 40 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मिलके, और डोनर्स एजेंसीज जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने टोटल 9.7 बिलियन डॉलर के प्लेजेस करें। इसमें मेजर चंक जो है वो उन डोनर्स एजेंसीज और बैंक का है, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है पहले 4.2, जिसमें वर्ल्ड बैंक है 2, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है जी हाँ 1.5, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो चीन का सबसे बड़ा बैंक है 1 बिलियन डॉलर उसके हैं। और उसके अलावा तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, जिसमें USAID भी था, उन्होंने अपने अपने प्लेजेस करे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि 8 बिलियन हमें मिल जाए, वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ,
लेकिन ये हमको 9.7 पे जो प्लेजेस मिली हैं, तो ये उस रिस्पांस का इजहार करती हैं कि दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को भी माना, दुनिया ने इस बात को भी माना कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें मजबूत बनाना है, नहीं तो हर साल इसी तरह के फ्लड और इसी तरह के बारिशें होंगी। और साथ साथ उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन भी फिर साथ में इजहार करा है। उन्होंने ये एक्सपेक्ट करा है कि ये ट्रांसपेरेंसीज होनी चाहिए इन फंड्स की इस्तेमाल में। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसकी प्रोग्रेस ऑनलाइन कंसर्न एजेंसीज को मिलनी चाहिए कि हमें पता चले। और मैं एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ बिल्कुल सही है कि भाई अब हमें नए स्कूल भी नज़र आएँ, नई सड़कें भी नज़र आएँ उन जगहों पे जहाँ पानी पानी था या है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, मेडिकल डिस्पेंसरीज हों, स्कूल्स हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि पता चले कि ये पैसे सही जगह पे लगे और उन लोगों के लिए जिनके लिए पोस्ट फ्लड ये सब कुछ किया जा रहा है, कुछ बेहतरी हमें हुई है। अब आखिरी चीज़ सिर्फ इसमें ये बतला दूं, इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है उसमें यह है कि तकरीबन $8 बिलियन के तो लोन है और $1.7 बिलियन का जो है वो ग्रांट्स हैं। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा 8.7 बिलियन इज लोन, तकरीबन 90% लोन है, 10% जो है वो ग्रांट्स है। तो इसमें इतने ज़्यादा खुश भी ना हो क्योंकि वापस करना है, 90% वापस करना है, लेकिन वो उसमें कुछ लोन लॉन्ग पीरियड की रिपेमेंट है, लेकिन ये पेमेंटें हमें 3 साल में आएंगी, ये फौरी नहीं दे देंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि करंट फिस्कल ईयर में, क्योंकि हमारे $4.5 बिलियन के रिजर्व रह गए, लोएस्ट हमें मिल जाए, लेकिन इसका एक तरीक़ाकार उन्होंने बनाया है और वो फेज़ वाइज देंगे जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इनके एक रोड मैप जो पाकिस्तान ने दिया। तो इसमें लोन तो वापस करना है, लेकिन ये सॉफ्ट टर्म्स पे है, यानी 1% मार्कअप पे, या कुछ लोन है 3 बिलियन के जो 40 साल में अदा करना है। तो वो एक अच्छी बात है कि हमारे पे फौरी तौर पे एक बोझ नहीं है और हम वक्ती तौर पे अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर लेंगे। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि टर्म्स वर नॉट रिवील्ड, लोन्स के जो टर्म्स थे किस तरह वापस आज मैंने सुबह रिसर्च करा है, तो आपके प्रोग्राम के लिए कुछ चीजें जो निकाली आपने एक्सक्लूसिवली, निकाली। आई थिंक आई एम श्योर दिस इज एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। और अगर इन्हीं शराइत पे हमें लोन्स मिले हैं हुमा बकई साहिबा, तो आपकी नजर में हमने सही फैसला किया है या गलत? देखिए, ये तमाम बातें जो इख्तियार बेग साहब ने बताई वो अहम है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमें मिला है वो तो हमें फ्लड डिवेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए मिला है ना। बिल्कुल। तो फिर जो हमारी माशी मुश्किलात है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? हम खुश तो इस तौर हो रहे हैं जैसे हमारी जो माशी मुश्किलात है या जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका हमें तनिया मिल गया, उसका हमें रास्ता मिल गया, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हैं ना, इसकी रियलिटी ग्राउंड पे क्या है? स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताती हैं कि इसका मतलब है कि जो 50% अमाउंट आएगा वो डॉलर्स वापस उन कंट्रीज में चले जाएंगे। ओके। ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि एक तो ये प्लेजेस कब पूरे होंगे, ये पैसा कब आएगा, इसके हवाले से बहुत चीजें, क्योंकि देखिए डॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी, कौन सी डेवलपमेंट हो गई अफगानिस्तान में उसके बाद? तो इस वक्त दुनिया में डॉलर्स एड फटीग भी है, बेल आउट फटीग भी है, यूक्रेन की वॉर है, कन्फ्रंटेशनल जियोपॉलिटिक्स है। तो जिस तरह का शादियाने से बज रहे हैं ना, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, आपने अच्छा पिच किया, उस पर रिस्पॉन्स आई, लेकिन ये पैसा फ्लड एडिमिनेशन के लिए आया है, यानी जो आपके नुकसानात हुए हैं फ्लड की वजह से उसको एड्रेस करने के लिए आया है। ये पाकिस्तान की माशी मुश्किलात दूर करने के लिए नहीं आया। और उन्होंने इस बात की भी इशारा कर दिया कि शायद उनको आपके मैकेनिज्म से भरोसा कम है, तो जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो ज्यादा सख्त लेयर्स डाली गई हैं। इसका मतलब है कि आधा पैसा तो कम से कम वापस चला जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा खुश होने से पहले ये सोचती हूँ कि हम उस नहज पर जो पहुंचे हैं, तो जो माशी मसाइल है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, वो तो मुझे कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आती।
वो मुआशी मसाइल के लिए IMF साहब से मुलाकात हुई है डार साहब की ऑन द साइड्स, और वो कह रहे हैं कि आपके जो टैक्स टारगेट्स हैं वो अगर अचीव हो जाएंगे तो आपकी 9th रिव्यू के 1.1-1.2 बिलियन डॉलर निकल आएगा। लेकिन मसला ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि हुकूमत ने, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था जिसकी वजह से सुपर टैक्स इनवैलिडेट हो गया था। सुपर टैक्स इनवैलिडेट होने की वजह से हम अपने टैक्स टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे और फिर IMF नाराज होगा। तो इकोनॉमिक साइड पे दे ओनली हैव IMF टू हेल्प देम आउट। हुमा, देखिए IMF के पास तो जाना इस वक्त आपकी मजबूरी है। अग्रीड। मेरा ख्याल है कोई जमात कह ही नहीं सकती है कि वो IMF के पास नहीं जाएगी। इससे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी सियासी जमात अपने के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है और इतनी पॉलिटिकल स्पाइन है कि वो सख्त फैसले कर सके जो IMF आपके ऊपर इम्पोज करेगा आपको पैसे देने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात के साथ, बशमूल उनके जो दावा करते हैं इस बात का कि हमारे पास मैंडेट मौजूद है, वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए वो कर सकते हैं जिसकी अशद तरीन जरूरत है। वरना जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसमें हाई इन्फ्लेशन और डेट क्राइसिस पाकिस्तान के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें स्टेट कोलैप्स, मेरा दिल दुखता है जब मैं ये बात कहती हूँ, उसमें स्टेट कोलैप्स भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो देखिए द सिचुएशन इज नॉट प्रिटी। और फिर स्टेट कोलैप्स पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो एक न्यूक्लियर पावर है, इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो कम से कम उसमें पाकिस्तान की बका के हवाले से कोई बात ही नहीं है। 2 दिन पहले 2 रिपोर्ट्स आई हैं रिस्क की पाकिस्तान के लिए, दोनों में पाकिस्तान के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। मैंने टीवी पे इसके हवाले से ना कोई डिबेट देखी ना कोई डिस्कशन देखा। यहाँ तो पंजाब असेंबली पर किसका कब्जा होगा और NQM का कमबैक होगा और इलेक्शन 15 को होंगे या नहीं होंगे, सारा दिन हमने इस मुल्क को सर्किस्तान बना दिया है। मेरे बहुत दुख से ये बात आपसे कहनी पड़ती है। वेरी सैड। मैं अग्री करता हूं आपसे। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह भी कहा है कि 1/3 ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 1/3 दुनिया के ममालिक डिप्रेशन में जाएंगे और इन्फ्लेशन का शिकार होंगे, इकोनॉमिक क्रंच का शिकार होंगे। बेग साहब, जो बात हुमा बकई साहिबा कह रही हैं, उन्होंने वाजे कर दिया कि ये ठीक है, ये आपने फ्लड इफेक्टीज के लिए आपने पैसा और प्लेजेस ले आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, ये 33 मिलियन है ना, बाकी मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, बाकी लोगों को इस वक्त इकोनॉमिक प्लान चाहिए, एंड देयर इज़ नो इकोनॉमिक प्लान, देयर इज़ नो प्लानिंग, किसी के पास पॉलिटिकल स्पाइन ही नहीं है। एंड स्टेट कोलैप्स का वर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के लिए यूज़ किया है, फिर उन्होंने शिकवा किया कि नो वन इज़ डिस्कसिंग इट। हर कोई सियासत में मसरूफ़ है, मुआशी हालात, मुल्क की मुआशी हालात इस वक्त सियासतदानों की तरजीहात में शामिल नहीं। बेग साहब, देखिए बहुत सही, मैं चाहता हूँ आज की जो गुफ्तगू है ना वो 2 अलहदा पैराई में हम करें। पहले में तो ये जो कुछ हमने बातें की डोनर्स एजेंसी जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस जेनेवा में थी उसके आउटकम बतलाएं, बट उसकी स्पेसिफिक फोकस फॉर रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन आप पोस्ट फ्लड। ये बताएं, इस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा 16 बिलियन का नुकसान हुआ डॉलर्स का, हमने दिया 16.3 बिलियन को। सर इसकी असेसमेंट कैसे हुई, इसकी कैसे मालूम पड़ा? देखिए हाँ, इसके लिए मुख्तलिफ सर्वे किए गए थे और फिर IMF फेरा ने जो डोनर्स एजेंसीज ने अपने वेरीफाई भी किया थी। पाकिस्तान ने ओरिजिनली बात हो रही थी 30 बिलियन की, आपको याद होगा हम 30 बिलियन की फिगर घुमा रहे थे। फिर जब हम टेबल पे बैठे तो एक्चुअल फिगर कंजर्वेटिव साइड पे जो बनाई गई वो 16.3 थी और उसमें वजीर आजम साहब ने कहा था कि 50% हम अपने वसाइल से, अपने रिसोर्सेज से करेंगे। तो 8.1 बिलियन हुकूमत ने करना है और 8.2 जो है वो डोनर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके मुकाबले में 9.6 जो है ये 7 जो है वो मिल गया। मैं जो बात वही जो हुमा ने कही बिल्कुल सही है कि ये तो सब चीज़ें जो भी हैं ये होंगी, ये पोस्ट फ्लड लोगों की बहाली के लिए है, इकॉनमी के लिए इससे ताल्लुक़ नहीं। इस फंड्स को आप वहाँ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो जाएगा। ये फंड्स स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो बहाली के लिए उनके लिए दिए गए हैं और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे या वहाँ प्रेजेंटेशन दी गई थी उसके लिए। IMF के पास सिर्फ एक अच्छी खबर है मेरे पास आपको देने के लिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल आसिफ मुनीर साहब सऊदी अरब जो गए थे और वजीर आजम साहब UAE के कॉन्फ्रेंस से और वहाँ के आर्मी चीफ भी UAE भी गए थे और आर्मी चीफ वापसी में UAE भी आए। ये दौरों ने उन चीज़ों को जो इफ एंड बट हो रही थी, और उसमें मैं पढ़ता था तो ये लिखा होता था कि दोस्त ममालिक भी
अपने फंड्स रोल ओवर करने से कतरा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले IMF ग्रीन लाइट हो जाए, ग्रीन चिट मिल जाए तो हम करेंगे। वो बात किसी हद तक सही थी, लेकिन हमें IMF के लिए भी ये अरेंजमेंट पक्के दिखाने हैं उनको। तो बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी अरब ने अपने जो $3 बिलियन थे रोल ओवर करे और उसको उन्होंने 4 बिलियन में बढ़ा के 1 बिलियन 4 बिलियन कर दिया। और $1 बिलियन की उन्होंने डेफर्ड ऑयल सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था उनको, उसको रिन्यू कर दिया। तो टोटल सऊदी अरब की तरफ से $5 बिलियन की हमें इसमें असिस्टेंस मिली है। यूएई का जो है वो $2 बिलियन का रोल ओवर करा है उन्होंने, और $1 बिलियन का इजाफी रोल प्लेसमेंट कर रही है सॉफ्ट डिपॉजिट की। तो वहाँ 3 बिलियन की हो गई है, यहाँ 5 बिलियन की हो गई। ये एक चीज़ है जो पहले मेटेरियलाइज नहीं हुई थी, अब वो हतमी शक्ल पे फाइनल हो गई है। और उनकी सऊदी फंड जो फंड है उनके भी बयान आए हैं और यूएई के भी जो वेलकमिंग बयान है, दोनों के यकीनन भी खुशाइंद बयान है जी, साइन भी हो गए। तो अब ये एक चीज़ तो मैं आपसे कहूँगा कि उसको मैं मुस्बत देखता हूँ, एक अच्छी बात है, क्योंकि इसके बगैर हमारे रिजर्व्स की जो पोजीशन 4.5 बिलियन आ गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट को एड्रेस। लेकिन बेग साहब आप ये तो मानते हैं हमारे जो कुल कर्जे हैं उसमें ऑफ कोर्स चाइना का, सऊदी अरब का सबसे बड़ा शेयर है, और हमेशा ये वो ममालिक हैं जो हमेशा पाकिस्तान की मदद करते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा डेनमार्क ने पार्टिसिपेट किया है 3.8 मिलियन, कनाडा ने $18.6 मिलियन, कतर ने 25 मिलियन, चाइना ने तो हमेशा की तरह, फ्रांस ने 380, जर्मनी ने 84 मिलियन यूरो, अजरबैजान ने $2 मिलियन दे दिया। तो यकीनन हमने दुनिया को ये तो बता दिया कि हम आइसोलेटेड नहीं है, जिस तरह के हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तानियों के लिए बदलेगी या नहीं? खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं। थैंक यू सो वेरी मच खुर्रम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपके सामने मैं सवाल रख रहा हूं, ब्रेक पे हमें जाना है। सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इन प्लेजेस के बाद सियासतदान बड़े खुश हैं, मुतमईन है कि वी हैव डन समथिंग ह्यूज, बहुत बड़ा कारनामा, पाकिस्तान के मुआशी हालात शायद बदल जाएं, लोग ये समझ रहे हैं। क्या ऐसा होगा या नहीं? जवाब दीजिएगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं खैबा, और साथ साथ हमारे और भी फरूक सलीम साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, शाहिद हसन सिद्दीकी हमें ज्वाइन करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, क्वेश्चन टू यू इज, क्या हमें खुश होना चाहिए इन प्लेजेस पे? पाकिस्तान के लिए खुशाइंद खबर है या नहीं? हम सेंस ऑफ अर्जेंसी में नहीं है, बल्कि सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी में जा रहे हैं, जो कि खतरनाक चीज है। ये ऑफ कोर्स लगेगा ऐसा सर, मुश्किल का अंग्रेजी का वर्ड यूज किया है खुर्रम भाई, जरा समझाएं आप क्या कह रहे हैं। सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी, यानी कि हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हमें कोई इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, तो हम बड़े आराम से बैठ जाते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं, जबकि सुकून से नहीं बैठते क्योंकि आगे हालात टफ हैं। तो ये तो मेरा एक बॉटम लाइन कि हमें खुश नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए हमें इस पर, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो कॉशियसली बिल्ड करनी चाहिए अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी। वो कैसे करनी चाहिए? देखें, मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देता हूँ कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्लेजेस हैं, ये प्लेजेस हैं, इसमें से 90% ऑलरेडी आपके पास लोन्स जो हैं वो जो आ रहे हैं, इसमें से भी 90% लोन्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा $130 अरब का जो है वो कर्जा है, वो बढ़ के आपका $140 अरब हो जाएगा, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है कुर्बान। सेकेंडली, कोर्स हमें हमारे बॉटलनेक क्या है, इस वक्त हमें डॉलर्स की जरूरत है। हमारी जो पेमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमें कितने डॉलर की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा अगर आप ये एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जनवरी हम आज बैठे हैं और दिसंबर तक तकरीबन $19.5 बिलियन की पेमेंट्स करती हैं, सिर्फ बैरूनी कर्जों। अभी मैं अंदरूनी कर्जों की बात नहीं करता। $19.5 बिलियन की जनवरी और, जी बिल्कुल, और ये जनवरी और दिसंबर के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, 12 महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महीने $1.6 बिलियन चाहिए हैं कर्जा पे करने के लिए, हर महीने ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपको अगर 3% पे ग्रोथ रखनी है ना, अपनी माशी शरह नमू जो है वो 3% पे रखनी है, तो आपको $500 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करना होगा। यानी कि आपको इंपोर्ट्स भी थोड़ी खोलनी होंगी, और ताकि इकॉनमी में थोड़ी सी जान आए, इकॉनमी थोड़ी सी चलना शुरू हो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। तो 3% के लिए ना तकरीबन $500 मिलियन का आपको
करंट अकाउंट डेफिसिट करना होगा। तो कितना हो गया आपके पास टोटल? तकरीबन $2 अरब। तो $2 अरब आपको हर महीने चाहिए जनवरी तक एटलीस्ट 3% पे ग्रो करने के लिए और अपनी सारी वो अदायगियाँ करने के लिए जो कि ड्यू हो रही हैं। अब इसमें से देखें, ये जो प्लेजेस हैं, प्लेजेस जो है ना वो 3 साल के अंदर आएंगे और जी प्लेजेस के अंदर आप ये देखें 90% लोन है और उसके साथ हमारी कैपेसिटी इतनी हो कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। कैपेसिटी नहीं है हमारे पास तो इस्तेमाल करने की, सही से प्रोजेक्ट खड़े करने की और जो है अपने लोगों के लिए बेहतरी लाने की जो फ्लड से अफेक्टेड है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है वो ये है कि ये जो अमाउंट है इसमें से 50% भी आ जाए हमारे पास 3 साल में तो बहुत बड़ी बात होगी। 4 महीने तो सिर्फ अप्रूवल में लगते हैं। देखिए रियलिस्टिकली हम बात करते हैं, क्योंकि आज हम रियलिस्टिकली बात नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें क्या एक्शन लेना है। तो एक्शन ये लेना करेक्ट। चाहिए इस वक्त कि जो IMF है इसके साथ बैठ के उसको तो ऑन बोर्ड हर हाल में करें, क्योंकि इनमें से कितने ऐसे ऑलरेडी प्लान्ड जो प्लेजेस आई है ना, इसमें से बहुत सारे ऑलरेडी अनाउंसड हैं। प्रोग्राम फंडिंग और प्रोजेक्ट फंडिंग अनाउंसड है, ADB, वर्ल्ड बैंक, इन सब की इन्होंने दोबारा से इसमें अनाउंस की है और वो कंटीजेंट होगी IMF को ऑन बोर्ड करने के लिए। जब IMF को ऑन बोर्ड हम नहीं करेंगे तो इसको भी आप भूल जाएं कि इसमें से कुछ हिस्सा जो है आपको मिलेगा। तो देखें, सबसे पहली चीज़ है IMF को ऑन बोर्ड करना। IMF ने 3-4 चीज़ आपसे कही। एक चीज़ ये कही है कि मार्केट एक्सचेंज रेट को एक करें आप। 3 रेट्स हम चला रहे हैं, ब्लैक मार्केट का अलग चल रहा है, ओपन मार्केट का अलग चल रहा है, इंटर बैंक का अलग चल रहा है। एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेज आपकी वहाँ आ रही हैं जहाँ से आपको रेट अच्छा मिल रहा है, वो तो बैंक के थ्रू नहीं आ रही, तो डॉलर्स आपके पास वैसे ही रुक गए। ग्रे मार्केट आपकी फल फूल रही है, स्मगलिंग आपकी अपनी जगह हो रही है। तो एक्चुअली तो आपने एक बहुत बड़ा जायंट रेलेमेंट खड़ा कर दिया है, बहुत ज़्यादा एक पैरेलल, जिसे कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो जी उसको क्यों हम कर रहे हैं? क्यों नहीं हम एक रेट करते हैं? क्यों हम जिद में बैठे हैं? नंबर 1 तो हमें ये करना चाहिए। सेकेंडली हमें क्या करना है? सेकेंडली हमें जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं अगर नीचे आती हैं तो उनको एटलीस्ट हम जो है वो थोड़ा बहुत टैक्स में कन्वर्ट करें, थोड़ा बहुत पास ऑन करें। ज़्यादा टैक्स में कन्वर्ट करेंगे वो टैक्स का इस वक्त आपको IMF कह रहा है कि टैक्स अपना इकट्ठा करें। तीसरी चीज़ आप क्या करें? फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करें, स्ट्रेट कट लगाएं अपने जो है फिजिकल डेफिसिट पे 20-30% का, जिसमें से सबसे पहली बात ये है कि आप फेडरल की जो अनप्रोडक्टिव जो आपके एक्सपेंडिचर उनको काटें। करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर में बहुत सारे 500-800 बिलियन तक के अमाउंट निकल सकती है जो कि आप कंटेन कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन सही ट्रू सेंस में करें, मार्केट्स को बंद करें। बाबा मतलब ये सब चीज़ें क्यों नहीं करते हम? फिर आप टैक्स जो आपको बढ़ाना है वो रिटेल पे लगाएं, जो नहीं लगाया था आपने, जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ किया था, इस फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है ये करना है। तो ये सब इकदाम करें, IMF को ऑनबोर्ड करें, प्लेजेस थोड़ी बहुत आएंगी आपके पास ये जो 3-4 बिलियन की एक रूम बनाए, ये इस पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत है। हमें इस पर बिल्ड करना है। अच्छी कौमें और वेल मैनेज वेल गवर्न जो कौमें होती हैं, जो लीडर्स होते हैं उनके, वो बिल्ड करते हैं पॉजिटिविटी पे। बिल्ड करने के साथ अपने उसको जो है एक्सपोनेंशियली जो है उसका इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ताकि हम ना सिर्फ इस क्राइसिस से निकलें बल्कि दुनिया रिसेशन में हम ग्रो करें आउट ऑफ दिस रिसेशन। आमीन तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं अगर टाइमली डिसीजंस लें, और नहीं करेंगे आमीन। तो देखें कल भी वही करना जो IMF कह रहे हैं। तो क्यों ना आज वो चीज़ें करके हम जो है वो सिचुएशन को बेहतर करें, क्योंकि आपके रिजर्व बहुत कम है और डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है अगर ना किया तो। हुमा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेग साहब ने प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया था कि जो पैसे आ रहे हैं उनकी फिर ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, उसका मैकेनिज्म, प्रोग्रेस रिपोर्ट का जिक्र हुआ। लेकिन एक चीज़ वाजे है कि जो हेलो, हमारे प्लेजेस हमें दिए गए हैं इंटरनेशनल डोनर्स की जानिब से, वो ये डिमांड क्यों हेलो, करते हैं? कुछ रोशनी डाल सकती है हम आप? डिमांड हेलो। इसलिए करते हैं कि हमारी वी हैव अ बैगेज। हमारे यहाँ हमारा जो सबसे ज्यादा स्टोरी बाहर पिच हुई है हमारे बारे में, वो 2 स्टोरीज पिच हुई है। एक स्टोरी ये है कि हम एक रेडिकलाइज नेशन है और दूसरी स्टोरी ये है कि हम एक करप्ट नेशन है। और आप कोई भी दायरा उठा के देख लीजिए, आपको एक करप्शन की होशरबा दास्तान वहां देखने सुनने को मिलती है। तो जाहिर है जो लोग हैं वो आपको पैसा तो देते हैं, लेकिन वो इस बात से तो वेरी होते हैं कि आपके यहाँ जो पैसा है वो ग्राउंड पे ट्रांसफर नहीं होता। आप लंदन की सूरत हाल देखिए, आप हर सियासी जमात का वतीरा तरीका देखिए, आप उनके रू रवाओं का रहन सहन देखिए। अभी जो मुझसे पहले बात कर रहे थे वो कंप्लेसेंसी की बात कर रहे थे। जी आम आदमी कंप्लेसेंट नहीं है भाई, आम आदमी की तो रोटी खत्म हो गई है। आम आदमी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो 2 खानों से 1 खाने पर आ गया है। बच्चों को स्कूल से हटा के मजदूरी पे लगा दिया। उनकी औरतें अब निकल के घरों में अच्छे अच्छे घरों की औरतें निकलकर अब हाउसवर्क ढूंढ रही हैं। ये मैं आपको पर्सनल स्टोरीज बता रही हूँ जो मुझे रोज सुनने को मिलती हैं। कंप्लेसेंट तो
हमारे सियासतदान हैं, कंप्लेसेंट हमारी वो एलीट है जिसके ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉलर क्रंच पाकिस्तान के लिए है, ये डॉलर क्रंच हमारे उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी 10 दिन बाद जाके दुबई में शॉपिंग करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं वो शॉप जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर हैं और न्यूयॉर्क में हैं और पेरिस में। तो छोड़ दीजिए ये बात। किस्सा ये है कि हम अपने दुश्मन आप हैं और अब शायद इस हवाले से सवाल हो रहा है तो आप एक तसादुम देख रहे हैं फोर्सेस ऑफ स्टेटस को और फोर्सेस ऑफ चेंज के दरमियान। इस वक्त सबसे बड़ी कहानी क्या है? सबसे बड़ी कहानी इस वक्त ये है कि एक हमारे यहाँ लोग हैं जो स्टेटस को कायम रखना चाहते हैं पाकिस्तान इसी तौर चलता रहे जो पाकिस्तान जिस तौर चल नहीं पा रहा, और कुछ छोटी फोर्सेस हैं और कुछ आवाजें हैं जो कहती हैं कि भाई ये तब्दीली ले आओ वरना अब ये मुल्क तबाह हो जाएगा। हकीकत ये है कि अब बात रियासत की बका पर है और मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे जब स्टेट कोलैप्स की बात हुई। जब इतनी बड़ी अवाम का मुल्क कोलैप्स होता है तो उसकी रिपरकशन अनबेरेबल होती है। और देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान में लोग अपने बच्चे बेच रहे थे। जी हाँ, हमारे यहाँ लोग अपने बच्चे दरिया में फेंक रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालात पे। बेग साहब, आई विल कम टू यू। जो बात हुमा बकाई साहिबा ने कही यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाली है, परेशान कुन है। और वेक पाकिस्तान के जरिए हम चाहते हैं कि लोग उठें अब ख्वाब से। बहुत ख्वाब देख लिया है, पाकिस्तान को बचाना है तो हमें उठना होगा। बेग साहब, जो बात डार साहब ने अपनी प्रेशर में कही थी वो कही थी कि जितना जल्दी हम फिजिबिलिटी बनाएंगे टू इम्प्रेस डोनर्स, अपने प्लेजेस देने वालों को, पैसा देने वालों को खुश करने के लिए, उतना जल्दी ये प्लेजेस मटीरियलाइज होंगे। तो यकीनन मैं सोचने पर मजबूर हो गया बेग साहब कि क्या हम इतनी बड़ी डोनर कॉन्फ्रेंस पे जा रहे थे और हमने फिजिबिलिटी तैयार नहीं की थी? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमने पोस्ट फ्लड जो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आता है उसकी एस्टिमेट्स दिए हैं और वो एस्टिमेट्स कैन बी 5-10% इधर या उधर होते हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि जो हमारी प्लेजेस हैं ये किस किस वक्त आपको कितने कितने फंड चाहिए होंगे, किस मकदार में आपको चाहिए होंगे और उसका इस्तेमाल कैसे करना है आपने। ये चीज़ बनाने के लिए इन्हें एक्चुअल फिगरों पे जाना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको वो साबित भी करना है, वो प्रोग्रेस भी आपने दिखानी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी आपने करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप द सूनर द बेटर, बिकॉज हमें तो इस माली साल में जितनी डॉलर की ज़रूरत है इतनी कभी भी नहीं। और हमने बताया $2 बिलियन हर महीने चाहिए। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आंसू अगर पूछ रहे हैं, हालांकि इस पर्पस के लिए नहीं है, ये न करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए है, न ट्रेड डेफिसिट को मीट करने के लिए, न आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें मार रही हैं और ये फंड्स जो प्लेजेस वगैरह हुए इन तीनों में किसी के लिए नहीं है। ये एक अपने क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए और पोस्ट फ्लड जो आपने रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स बनाए उनके लिए। लेकिन मैं साथ साथ एक बात ये भी कहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख हो रहा था आज जब मैं ये कॉलम लिख रहा था और फिर मैंने उसमें क्लोजिंग में ये लिखा कि 75 साल में इस मुल्क की जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई, हर दौर रहा, फौजी हुकूमतें भी रहीं, डेमोक्रेटिक हुकूमतें भी रहीं, 75 साल में आज हमारे पास हमारी इम्पोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्जों की अदायगियों के लिए फंड्स नहीं है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास रिजर्व तकरीबन 0 है। सर आप वो बात करें जो बकाई साहिबा ने कही है, स्टेटस को वर्सेस पाकिस्तान। तो जबकि खत्म में दूसरे ममालिक जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, आज मैंने नाम नहीं लूंगा, दिल मेरा जलता है। हम पहले कहते 2% का आदमी है, 2% रुपए से आगे निकल गया। 500 बिलियन रिजर्व्स जो हैं वो उसमें लिए बैठा हुआ है और हम डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं। क्या 75 साल के बाद हमारा यही मुकद्दर है? क्योंकि हमारी हुकूमतों ने कोई प्लानिंग नहीं की, एक्सपेंडिचर्स उनके कभी भी करस्पॉन्ड टू इनकम नहीं रहे। बेग साहब, IMF के पास आम आदमी वाले बेग साहब आपकी ये बातें सुन के क्या सोच रहा होगा? जी, वो सोच ही रहा होगा कि बेग साहब का अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, बेग साहब की अपनी एम्पायर ग्रो कर रही है, बेग साहब इतने पावरफुल पोजीशंस पे पूरी अपनी जिंदगी रहे हैं, लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी, जो फलाही और जो बेहतरी अपने इदारे में लेकर आए वो मुल्क में क्यों नहीं ला सके? देखिए बात सुने, ये आजकल आपको अगर गलत फहमी है कि बिजनेस कम्युनिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट
चीखें हमारी निकली हुई हैं। अभी ना सर, अभी एक अभी सेकंड, कुछ महीनों मैं के आज बाद की ना बात सर। बतला रहा हूँ। जो फोन पे बात करता है ना हाल पूछता है, ना तबीयत पूछता है, ना मौसम पूछता है। वो कहता है कितने % चल रही है, मैं कहता हूँ 10% रह गई है, 20% रह गई है, 80% बंद है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। कॉटन की फसल 0 हो गई, 13 मिलियन बेल्स होती थी, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। 5 मिलियन बेल भी इस बार नहीं होगी। हम इंपोर्ट कैसे करें, डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है, फाइश कर ये आप रॉ मटेरियल में क्लासिफाई नहीं करते। इंडिया से आता था, ट्रेड विद इंडिया से, वाघा बॉर्डर से, जी। वो बंद है। सही है। गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। खाने पीने की अशिया जो ज़राअत में हम खुद कफील थे, हम एक्सपोर्ट करते थे, गंदम, शुगर, फर्टिलाइज़र, ये तमाम चीज़ें आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी, कायदे आज़म का ख्वाब जो था वो एक ज़राई सनती पाकिस्तान था। जी हाँ यानी ज़राअत से अब जो चीज़ें पैदा करें उसको सनत सर, में आपने इस्तेमाल ज़राअत करके को हमने तबाह होते हुए export- देख वो लिया, आपने सनत को तबाह भी तबाह कर होते दिया। हुए देख लिया। वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही है पाकिस्तान की। अब आपने ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। आपकी इकोनॉमी की कंपोजिशन देखें, 60% जो है सर्विस सेक्टर है। कितना? 60%। 20% सनत, 20% एग्रीकल्चर। तो आपने एग्रीकल्चर को भी सुकेड़ दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सुकेड़ दिया 20-20%, और आपने ट्रेडिंग स्टेट बना दिया पाकिस्तान को। इंपोर्ट करा, सप्लाई करा। यही वजह है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पिछले साल जो था $80 बिलियन था और एक्सपोर्ट 30 बिलियन थी। $50 बिलियन का तिजारती खसारा में हुआ था, जिसने पूरे हमारे रिजर्व चार्ट खाए, डिप्लीट हो गए। जहाँ पे अब आप आधे बिलियन डॉलर और $100 मिलियन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व तो आपके इतने बड़े तिजारती खसारे से आपने फ्री इंपोर्ट रखी। अब आपको ख्याल आया, अब आपने मुर्गी के दाने पे भी पाबंदी लगा दी है। अब आपने रॉ मटेरियल, डाइज, केमिकल्स, सब कुछ, पॉलिस्टर कुछ नहीं फाइबर, बचा। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है, एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, हमने मंगा पा रहे। तो इस वक्त किसी की भी हालत सही नहीं है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ, आप 3 घंटे रोते हैं, मैं 2 घंटे रो रहा हूँ, रो सब रहे हैं। रो सब रहे हैं। बुरी हालत सबकी है, मुल्क की भी बुरी हालत है, सनतकारों की भी बुरी हालत है। सबसे ज़्यादा जो पिसा है एक आम आवाम है। आज मैं आपको एक बात बतलाऊँ, और वाकया है, बाखुदा बतला रहा हूँ। 2 या 3 बहुत शरीफ पोस्ट, वो इलाज नहीं करा सकते, उन्होंने रिक्वेस्ट की, बेग साहब हमारी मेडिसिन और हमारा एडमिशन इंडस में करा दें। मैंने बारी साहब को मैसेज भेजा, वहाँ पे बेड ही नहीं है। हर 1 घंटे और आधे घंटे के बाद फ़ोन आ रहे हैं, सर हमारा कुछ करें, तबीयत ख़राब ज़्यादा हो रही है, मेडिसिन से नहीं है। हमने आई टोल्ड माई गाइस कि उनसे कांटेक्ट करो कि अभी, कहने का मेरा मकसद है, बिजली का बिल आए, 4-5 लोगों ने कहा कि इंस्टॉलमेंट करा दें। शरीफ पोश इंसान एक साथ नहीं पे कर सकते। सर मेरे पास कॉल आई थी, किस्तें करा मेरे पास दें। कॉल आई थी सर, जनाजे के पैसे नहीं है, जनाजे के पैसे तो भिजवा फिर दें। आप इस वक्त, हम बड़ी गंभीर सिचुएशन पे जा रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा मुस्बत बात करता आया हूँ। मैं मायूस भी नहीं करना चाहता। हर रात के बाद एक सुबह है, हर अंधेरे के बाद उजाला है, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजरेगा। लेकिन हमारी जो बड़ी बदनसीबी रही है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो भी आई, किसी ने भी वो विजनरी, वो लीडरशिप का मुजाहरा नहीं किया जो इस मुल्क का मनसब था। बेग साहब, हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद आपसे तफसीलन मैं पूछूंगा, जो पैरेलल इकोनॉमी का जिक्र खुर्रम शहजाद कर रहे थे, आपने बात की 60% सर्विस, 20% मैन्युफैक्चरिंग, 20% एग्री। हम क्यों नहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर पाए? हमारे पड़ोसी मुल्क ने 30-40 साल पहले 100% अपने मुल्क की बनाई हुई गाड़ी बना दी, हम आज तक 100% गाड़ी नहीं बना सके हैं। दूसरी चीजें तो छोड़ दीजिए। क्या सोल्यूशन है? क्योंकि लग यही रहा है कि IMF और ये प्लेजेस इंटरकनेक्टेड है, अंदर ही अंदर से ये स्ट्रिंग्स जुड़ी हुई हैं। IMF नाराज हुआ तो लगता है ये प्लेजेस भी नहीं आएंगी। गुफ्तगू जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। डिस्कशन हो रही है ऑन द प्लेजेस मेड इन जेनेवा। जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई, क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान के नाम से अरबों डॉलर के वादे हुए हैं। वादे कब वफा होंगे? 3 साल का वक्त बताया जा रहा है। 90% मजीद कर्जा है। खुर्रम शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं, बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगा। खुर्रम मुझे ये बताइए, अब बात तो ये मुझे क्लियर नजर आ रही है कि ये सारे प्लेजेस IMF के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर IMF नाराज हुआ तो ये प्लेजेस भी नाराज हो जाएंगे, और IMF के साथ भी डार साहब मीटिंग कर रहे हैं। आपने सिचुएशन बहुत क्लियरली हमें समझाई कि $2 अरब हर महीने चाहिए।
अगर नहीं होते ये पैसे तो क्या होगा? क्योंकि जो बात हुमा बकाई साहिबा कर रही हैं कोटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि उन्होंने स्टेट कोलैप्स का वर्ड यूज किया पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा आने वाले वक्त में अगर ये पैसा नहीं मिला। हुरम शहजाद जी देखिए, बात ये कि ये इफ्स एंड बट्स जो हैं, ये तो सिचुएशन अगर हम ये कहें कि जी अगर ये नहीं होता तो ये होगा, ये नहीं होता तो ये होगा, डेफिनेटली अगर आप जैसे मैंने पहले अपने पॉइंट में कहा कि अगर हम अरेंजमेंट्स नहीं करते, आज एक्शन नहीं लेते, आज हमें जो चीज़ें करनी है वो नहीं करते, तो डेफिनेटली हम एक सोसाइटल पाथ पे चल रहे हैं ना, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और लाइवलीहुड किस चीज़ का है, हम वो बात कर रहे हैं। मैं इन प्लेजेस को बिल्कुल अकाउंट फॉर नहीं करता, या मैं ये कहूँगा 10-20% मैं इसको अकाउंट फॉर करता हूँ। 80% प्रॉब्लम तो हमारे हैं ना, उसके लिए तो हमें एक्शंस लेने, जो मैंने पहले अपने पॉइंट में एलैबोरेट किए कि हमें क्या करना है। अगर आईएमएफ हमसे कहता है कि अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी अपनी मार्केट ड्रिवन अप्रोच रखें, हर चीज़ मार्केट पे लेकर आएँ, अपनी सब्सिडीज़ को कम करें, अपनी जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं उनको आप उनका कोई हल निकालें, अपने ड्रेन कम करें फिस्कल पे, अपने अपने जो है वो डेट को कम करें, अपने टैक्सेस सही जगह पे लगाएं। तो इसमें मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना है। अब ये देखें कि आईएमएफ के हम चौथे बड़े इस वक्त जो है वो बोरोवर हैं, चौथे बड़े बोरोवर दुनिया में, और ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि हम जो है 23 प्रोग्राम्स में जा चुके हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मोस्ट है ये, कोई भी कंट्री किसी ने कंट्री ने लिए हों 23 प्रोग्राम्स, मतलब ये छोटे नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो हमें दवाई बताता है, वो हम दवाई सही से खाते नहीं हैं, और फिर वहीं के वहीं जो है हम पहुंच जाते हैं। तो देखिए कसूर तो हम में ना। तो अगर हम ये सोच के बैठेंगे ना, मैंने जैसे शुरू में एक वर्ड यूज़ किया, सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स में आ जाती है। उसी वजह से हम आराम से बैठ जाते हैं रिलैक्स होकर, और समझते हैं कि जी आईएमएफ खुद जो है कदमों पे हमारे पास आएगा। ऐसा नहीं होता। प्लीज़ अपने आप को, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है, एज कॉम भी करना है, क्योंकि एज कॉम भी हम जो है ना डिसिप्लिन नहीं है। तो फिस्कल डिसिप्लिन कैसे आएगा, मुझे बता सकते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन? जी जी बताइए बताइए। देखिए दो तीन चीज़ें। एक तो अपने करंट अकाउंट, जो करंट एक्सपेंडिचर है वो सबसे बड़ा पोर्शन है आपके बजट का। नॉन प्रोडक्टिव उसमें बहुत सारे एरियाज हैं जो कि आप कम कर सकते हैं। मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फेडरल गवर्नमेंट जो अपने आप को रन करती है, जो इतनी मिनिस्ट्रीज हम रन करते हैं, 33-34 जो है मिनिस्टर्स हैं, उसके ऊपर आपके एसएपीएम्स हैं और बहुत सारे एडवाइजर्स, 65 की काबीना है, 65 के करीब, 65-70। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सबको मिला लें तो 77 पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त आप। मुझे ये बताएं कि 77 और फिर आउटपुट क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। ये हम पिछली गवर्नमेंट को भी बोलते हैं, इस गवर्नमेंट को भी अब बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी काबीना रखने से आउटपुट क्या आ रही है। हम क्या केपीआईज नहीं डिफाइन करते, हम क्या ये नहीं देखते कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है और कैसे हम उसको जो है वो कॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम उसका आउटपुट लेकर आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो बजट है ना, वो 500 अरब रुपए का है। आपको पता है 500 बिलियन रुपीज़, यानी कि ये तकरीबन 2 अरब डॉलर्स बनते हैं, 2 से 2.5 अरब डॉलर्स। तो ये हम पूरे साल में किस चीज़ पे लगाते हैं। सेकेंडली मैं कहता हूँ जो आपका जो एसओईज हैं, जो स्टेट ऑन एंटिटीज़ हैं, आपको पता है 212 एंटिटीज़ हैं इस वक्त। 210 कर लें, पिछले हुकूमत में 2 जो है ना वो प्राइवेटाइज हुई हैं, आप 210 लगा लें। 210 में 85 जो है वो कमर्शियल हैं, 83 उनकी 100% सब्सिडरीज हैं, और 100 ऐसी हैं जो कि ट्रस्ट हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कमीशन हैं, बहुत सारी इस तरह की। तो आप इन 100 को हटा दें, 85 तो आपके पास ऐसी हैं जो कि जिसके अंदर टॉप 10 ऐसी हैं पावर सेक्टर की जो सबसे ज़्यादा लॉस करती हैं। तो आपके पास क्लियर कट एक आपके पास मौका है कि आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि पीएसडीपी एक एलोकेशन होती है बजट के अंदर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पता है 10,000 ट्रिलियन, मैं रिपीट करता हूँ नंबर, 10,000 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट जो है इस वक्त स्टक हैं पाइपलाइन के अंदर, इसे थ्रू फॉरवर्ड कहते हैं। और 1 ट्रिलियन के तो अभी रिसेंटली आपके प्रोजेक्ट जो है फंसे हुए हैं। 10,000 बिलियन होगा खुरम, 10,000 बिलियन होगा, 10,000 ट्रिलियन नहीं, मैं फिर आपको कहता हूँ 10,000 ट्रिलियन। 10,000 बिलियन का मतलब ये 10 ट्रिलियन। अब 10 ट्रिलियन लगा लें, आप 10 ट्रिलियन का नंबर आपको छोटा लगता है? 10 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन बहुत बड़ा है, वो 10,000 ट्रिलियन पे थोड़ी सी हवा निकली थी मेरी। अब मैं ये कहता हूँ कि 10,000 ट्रिलियन की जगह अगर आप इसी पीएसडीपी को, जो आपके इतने प्रोजेक्ट्स फंसे हैं आपके, पता नहीं कोई 1800-1900 प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स अगर आप एक साइड पे करें, और आज आपको पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पूरा टीएनडी जो सेक्टर है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, इसको रिवैम्प करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए भारी भरकम, जिसकी वजह से आपके पास जनरेशन कैपेसिटी है एनर्जी की, पावर की, लेकिन वो पावर आप पहुंचाते सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि आपका सिस्टम पूरा सड़ चुका है। जो पहुंचाने का सिस्टम है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी में लॉसेस हैं, उसी में आपके सर्कुलर डेट के इतने बड़े मसले हैं। तो आप क्यों नहीं पीएसडीपी को नई प्रोजेक्ट शुरू करने से बेहतर है उसको उठाएं, उसी अमाउंट को, और लगा दें आप एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में लगा दें आप,
देखिए प्रोडक्टिवली यूज करें ना, जो आपको पैसा दिया जा रहा है, टैक्स का पैसा आ रहा है, प्रोडक्टिवली यूज करें। आपके पास माइंड्स भी हैं, स्मार्ट आपके तरीके भी हैं, दुनिया भर में टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, नए नए तरीके आ गए हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। 3 एरियाज हैं, मैं एक पॉइंट बस फाइनल करूंगा। 3 एरियाज हैं, एक कर्जों का एरिया है, एक एनर्जी का एरिया है और एक फिस्कल मैनेजमेंट है। फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया कि रनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और आपके एसओईज की जो 1 ट्रिलियन के लॉसेस हैं हर साल के, ये स्टेट ऑन एंटिटीज़ के 210 कंपनियां, उनको आप क्यों नहीं कम करते, और पीएसडीपी को क्यों नहीं रीएलोकेट करते हैं सही जगह पे। फिर आप प्राइसेस पास ऑन करें। आप जितनी प्राइस पास ऑन करेंगे और एफिशिएंट पीछे सेक्टर होगा, एनर्जी सेक्टर, तो आपकी जो प्राइसेस पास ऑन होगी वो बिल्कुल सही आएंगी, अदरवाइज तो आपकी चोरी बढ़ती रहेगी। तो देखें, हर चीज़ मैनेज की जा सकती है। सारी गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, राइट सर। डेट लेने में यानी कि कर्जे लेने में, और एनर्जी को जो है खराब करने में, एनर्जी सेक्टर को, और फिस्कल डेफिसिट को जो है ना जो है वो डेफिसिट बढ़ाने में, इन सबका हाथ रहा है। बिल्कुल तीनों सही। मिलकर कंसेंसस क्रिएट करते हैं। इन तीनों चीज़ों पे जो है कंसेंसस क्रिएट करो, आगे चलें, सब कुछ किया जा सकता है। खुर्रम, आई विल कम बैक टू यू। बेग साहब के सामने सवाल रखना इस वक्त बहुत जरूरी है, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, फिस्कल डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स ये फिस्कल डिसिप्लिन आम आदमी के समझने के लिए मैं बताऊं कि जब हुकूमत की आमदनी कम हो, अखराजात ज्यादा हो, यानी पैसे 5 रुपए हैं, खर्चे 10 रुपए हैं, तो मैं अपनी आमदनी बढ़ाने पे जोर नहीं दे रहा हूं, मैं खर्चे ही बढ़ाए जा रहा हूं, 10 से 15 कर रहा हूं, आमदनी वहीं खड़ी है, जिसकी वजह से हम बजटरी खसारा देखते हैं। जो बात अभी बेग साहब खुर्रम कर रहे थे कि जो फेडरल बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, वही तकरीबन $2 बिलियन साल का हो रहा है। तारीख की सबसे बड़ी काबीना, 77 की काबीना। मैं ये सोच रहा, एक आम पाकिस्तानी भी यही सोच रहा है बेग साहब, कि जब एज ए नेशन, एज ए कंट्री, हम किसी से मदद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, और वो जो पैसे देने वाला है वो ये देख रहा है कि इसकी इतनी बड़ी काबीना है, इसके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं, कि सिंध के ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो जब ट्रैवल करते हैं अमेरिका में, तो वहां पे किराए पे वो पुलिस वाली गाड़ियां मंगवाते हैं कि मेरे आगे भी 2 लाइटों वाली गाड़ियां हो, मेरे पीछे भी 2 लाइटों वाली गाड़ियां हो। कि पाकिस्तान में रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स, रईस रईस तर, गरीब गरीब तर हो रहा है। वो कैपिटलिज्म वाली मिसाल, कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नजर ही नहीं आ रही है, कि जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी है, उसी की भैंस है, और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ऐसे में दुनिया में हमारा इंप्रेशन, इमेज गलत ही जाएगा ना बेग साहब। आपने बड़ी बात सही कही। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक लफ्ज़ होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में आपको नज़र आता है, हैव और हैव नॉट का फ़र्क बढ़ता चले जाता है, और ये हमारे मुल्क में हो रहा है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा रहने सहने का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीक़ेकार है, वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हमारे ब्रांडेड लुइस वुइटन की शूज़ और बाली की रोलेक्स की घड़ी और डायमंड्स वाली, रोलेक्स की डायमंड वाली, तो हम वो लोग बड़े ताज्जुब करते हैं कि ये मुल्क इतना गरीब और ये एक तबका इतना अमीर, और पैसे मांगने आए, और फिर ये हमारे से पैसे मांगने आए। वहाँ पे पैसा जो होता है ये टैक्स पेयर का है। अभी जो प्लेजेस हुई हैं उसमें बार बार ये कहा गया है कि हमें बहुत खुशी होगी कि अगर इससे मैचिंग फंड्स पाकिस्तानी टैक्स पेयर भी दे रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और हम भी तैयार हैं सर देने के लिए। तो उसी पे फिर वजीर आजम साहब ने कहा था कि 50% $8.1 बिलियन इसके हम देंगे, और वो $8.1 बिलियन कहां से आएगा सर? अब सवाल ये है, इस वक्त जो चीज़ अभी शहजाद कह रहे थे, मैंने हमेशा हर कॉलम में, हर टीवी इंटरव्यूज़ में, जब भी कोई हुकूमत आती है या बजट आता है, सलाम वालेकुम सलाम के बाद जो चीज़ वो कहते हैं, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। 500 मिनिमम 500 बिलियन रुपीस सालाना ब्लीडिंग है इसकी। रेलवे, पीआईए, सब नुकसान में, सब खसारे में। स्टील मिल, ये वो इदारे हैं जिनकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा, और सैलरीज अरबों की जो है आप अभी भी दे रहे हैं, और पीएचडीपी के 10 ट्रिलियन, 10,000 अरब, और उसको आप कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको किसी स्टेज पर ना ये रुकता नजर आता है, ना एड्रेस होता नजर आता है। ये बिल्कुल बात सही है कि सबसे पहली चीज़ तो हमारे पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एसईओ जो उसको कहते हैं, उसको हमें रीस्ट्रक्चर करें, प्राइवेटाइज करें। $1 में भी या $1 में भी अगर आप एक वक्त में स्टील मिल वो बेचना चाहते थे शौकत अजीज, तो उसके रैशनल ये थे कि $1 में मिलेगा, लेकिन
हमारे 500 अरब रुपए सालाना जो खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर वो तो बचेंगे। यस, तो ये एक सोच है, बिजनेस अप्रोच होती है, एक चीज। दूसरी चीज सर्कुलर डेट, जी हाँ, इदारों के दरमियान ज़ेर इदारों गर्दिश कर्जे। में जो आपके गर्दिशी कर्जे हैं वो इस वक्त 4000 बिलियन 4000 अरब पे पहुंच चुके हैं। वो 2500 अरब पे थे सर, 2.5-3 पे थे। दो हैं, 1500 जो हैं, 1500 वो गैस के, ओके, और वो ऑयल के एलएनजी हैं। और गैस के, और वो पावर के हैं। टोटल सेक्टर के टोटल 4000 अरब, जिनके लिए हमने हाँ। सुकूक बॉन्ड्स रेस करके कम किया था। अब वो भी किया था, फिर वहीं हो गए। अब अभी बात हो रही थी, डार साहब आए हुए थे, अशफाक तोला जी, कल जी। भी मिले थे। अब वो चाह रहे हैं सुई सौदरन सुई नादरन मेरा को डिविडेंड देके और उस फंड से इसको पे कराएं, जी, किसी हद तक कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर ये आगे खड़ा हो IMF जाएगा। का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो आपके गर्दिशी कर्जे हैं, सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो गर्दिशी कर्जे हैं। और इसी बुनियाद पे उन्होंने कहा है कि अब आप 10 रुपए फी लीटर डीजल पे लगाएं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे, मजीद कि वो 50 रुपए तक हो जाए। गैस की कीमत हमारे 400 रुपए पर MMBTU है, वो कहते हैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है 952 रुपए है, आप बढ़ाएं 100% इजाफा। तो वो कई सौ गुना इजाफा, चीखें निकलेंगी। हाय हाय हाय। इसी तरह पावर की कीमत 31 रुपए का यूनिट बिकर है, वो कहते हैं कि जितने % बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ आपके थेफ्ट है। TND लॉसेस का ब्यूटीफुल लफ्ज है इंग्लिश में, लेकिन ये थेफ्ट है, थेफ्ट है, चोरी है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बेग साहब, आई विल कम बैक टू लॉसेस। यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। फारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया, उनके पास वक्त कम है। फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे मोस्ट फेवरेट इकोनॉमिस्ट में से आप एक हैं, और मैं हमेशा आपको सुनता हूं, पसंद करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। फारूक साहब, जो प्लेजेस आए हैं उसके बाद तासुर ये मिला, फर्स्ट इमेज ये मिला कि ओ जी पाकिस्तान को इतने सारे अरबों डॉलर मिलने वाले हैं, हालात बदल जाएंगे, फॉरेक्स रिजर्व में आएंगे, आपकी जो है जी लिक्विडिटी क्रंच खत्म हो जाएगा। लेकिन इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट। ये प्लेजेस हैं, आने में 3 साल, बहुत वक्त, बहुत सारी डिस्कशन यहाँ पे प्रोग्राम में हो चुकी है। आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप इसको पॉजिटिवली देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं करंट सिनारियो में? क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि पैसा खर्च कैसे होगा, फीजिबिलिटी दिखाइए, ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, जो अभी तक हमारे पास नहीं है सर। ये 3 जाविये हैं, 3 एंगल से हम इसको देख सकते हैं कि इसका प्योरली सियासी जाविया है। और सियासी तौर पे आप सोचिए कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े आलमी मालियाती इदारे हैं, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने एतमाद का एक पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ भेजा है। अरबों डॉलर, 4.2 अरब डॉलर सिर्फ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हैं। उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि वो पाकिस्तान रेजिलियंस क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो करना चाह रहे हैं उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। जो ओरिजिनल मुआहदा है वो यही है कि ये शराकत दारी की बुनियाद पे होगा। 50% जो प्रोजेक्ट के ऊपर है वो पाकिस्तान अपने वसाइल से लगाएगा, और 50% जो है वो डोनर्स की तरफ से आएगा। जो तवक्कुआत थी हुकूमत पाकिस्तान की, जो टारगेट रखा गया था वो 8 अरब डॉलर का था। जो कामयाबी हुई है वो तवक्कुआत से कहीं बढ़ के हुई। जो तारीख है यूनाइटेड नेशंस की, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसने जितनी भी आज तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, 10 अरब डॉलर के प्लेजेस या वादे जो हैं वो किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी एक मुल्क के लिए पहले तारीख में नहीं हुए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ। सफारतकारी के हवाले से भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सियासी एतबार से, सफारतकारी के एतबार से, दोनों हवालों से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आ जाए माशी जो इसका रुख है देखने। देखिए, माशी तौर पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जितने भी पैसे जिनके वादे किए गए हैं, ये एक खास मखसूस पर्पस के लिए किए गए। ये हम अपने तजारती खसारे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। रकूम जो है ये हम अपने बजट के खसारे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक खास मकसद के लिए है, और वो मकसद ये है कि एक ऐसा निज़ाम बनाना है पाकिस्तान के अंदर जिसमें पाकिस्तानी आबादी को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाया जा सके। ये उस पर्पस के लिए दिए गए। अब मामला ये है कि 3 या 4 बिगर टॉपिक्स जो हैं उसके तहत हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिसके नतीजे में पाकिस्तानी आबादी के ऊपर
मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम हो जाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें डिज़ाइन करने होंगे उसी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए। और फिर जब वो प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, जब वो प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइन तैयार हो जाएंगे, तो 50% रकूम हमारे लिए अवेलेबल होंगी डोनर्स की तरफ से, और 50% हमने अपने वसाइल से निकालनी होगी। डिजाइनिंग में कितना टाइम लग जाएगा इन फीजिबिलिटीज की सर? ये देखिए, द बॉल इज इन आवर कोर्ट। जो वादे किए गए हैं, आप उन इदारों की तरफ अगर देखें, वो निहायत ही ट्रस्ट वर्दी इदारे हैं। यानी कि अगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वो 4.2 अरब डॉलर के वादे कर रहा है, तो ये पक्का वादा है, ट्रस्ट वर्दी वादा है। बॉल इज इन आवर कोर्ट। हमें ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने होंगे जो उन पैरामीटर्स में आते हों, और उसके बाद फिर हम इन डोनर्स के पास जाएंगे और हमें अपने वसाइल दिखाने होंगे। अब हमारे पास वसाइल का जो तरीकाकार है वो दो किस्म का है। एक तो PSDP, जो सालाना बजट हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें से हम वसाइल निकाल के इन तो सर PSDP में तो 10,000 अरब के प्रोजेक्ट्स पहले ही पेंडिंग हैं। लेकिन हर साल PSDP की एलोकेशन होती है। जो पेंडिंग का आपने जिक्र किया वो पिछले सालों के हैं। जी हाँ, और मुकम्मल नहीं हुए हैं। जी हाँ सर। उसको और इसमें थोड़ी तफरीक रख लीजिए। ओके। कि ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं, जो पेंडिंग की आप बात कर रहे हैं वो पिछले सालों के प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक चल रहे हैं अंडर PSDP। मैं सर ये सोचने पर मजबूर हूं, इनको भी PSDP में डालेंगे तो वो भी पेंडिंग में चले जाएंगे। जी, हो सकता है। मैंने इसलिए कहा कि बॉल इज इन आवर कोर्ट। ये काम हमने करना है। आलमी इदारों ने, ममालिक ने, चीन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, उन्होंने ये कह दिया है तो ये रकूम पाकिस्तान के लिए मुख्तसर। अच्छा फारूक साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, पर मैं आपके पास सवाल छोड़े जा रहा हूं। अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप वो कौन से इकदाम करेंगे जिससे हालात बेहतर हो जाएं? पूछेंगे फारूक सलीम साहब से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।